मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेसिकली देखो, जो नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, उसको आप सिंपल वे से ऐसे समझे कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलास्टिक बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए ये पूरा चैप्टर है। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो चैप्टर है ना ज्यादा इजी गोइंग भी होता है, उतना हार्ड नहीं है जितना कि अभी तक आप पढ़ाई की हो। थोड़ा एक मान लो जैसे सुस्ताने के लिए एक चैप्टर आया है, थोड़ा इजी गोइंग, ठीक है। इलास्टिसिटी होता क्या है पहले समझिए। आपको मान लीजिए जैसे उस बेंच पे जिस पे आप बैठे हैं, उससे आपको बोल दिया जाए जंप करने के लिए इस फ्लोर पे, कुछ नहीं होगा, आराम से आदमी चढ़ेगा, जंप कर जाएगा। फिर उसके बाद डेस्क पे जंप करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहाँ आ गया, इससे जंप करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है किसी किसी में, नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, इस पे चढ़ लो और वहां से जंप करो, किसी किसी को दिक्कत हो सकता है, क्या बोलते। एक जो दिक्कत वाली बात है, और अगर हम ऊपर एक मंजिला और भेज देते इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इस पूरे मैकेनिज्म को देखिए। आप जिस नजरिए से देखते हैं, नेचर उस नजरिए से नहीं देखता। आप जिस नजरिए से देखते हैं वो है फोर्स के साथ mg से खींचेगा नीचे, तो जब हम ऊपर से जंप करके नीचे आएंगे तो मेरा mg जो है वो हमको जमीन पे लाके पटकेगा, चोट लगेगा, समथिंग लाइक दैट, समझे। नेचर ऐसे नहीं सोचता। नेचर सोचता है कि इसके बॉडी में हम है ना बोन्स दिए हैं, हड्डी, आपका बोन्स, स्केलेटन, उसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे वो डिफॉर्म होके फिर से अपने शेप को रिगेन कर सकता है, ठीक है। दैट टर्म इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। आप जब मान लीजिए यहां तक का बात करते हैं, जब आप यहां से जंप करते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए आप यहां से जंप किया, आप जैसे ही इसका पैर आपका जमीन पे टकराता है, आपका बोन थोड़ा सा मुड़ता है। एक्चुअली वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जो एनर्जी तुम्हारे अंदर, देखो, चढ़ा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, कूदा काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही वो जमीन से टकराया, तुम्हारे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पूरे बॉडी के बोन्स में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जब भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है तो जिसमें स्टोर होता है वो मुड़ता है। जैसे आपका बोन्स, आपके बोन्स में एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो वो बोन्स एक्चुअली जो सीधा था वो आके जब टकराया तो एनर्जी इसमें स्टोर कैसे होगा, वो ऐसे डिफॉर्म होगा। अब इसके डिफॉर्मेशन का एक लिमिट है, ठीक है। आप जब यहां से कूदे तो आपके अंदर इतना ही एनर्जी था कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद वो सीधा हो गया। लेकिन जब आप ज्यादा ऊपर से कूदे तो आपके पास ज्यादा एनर्जी था, उस एनर्जी को बोन अपने अंदर देखो सीधा था, डिफॉर्म हो गया, गेन कर रहा, लेकिन वो एनर्जी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है, टूट जाता है। बात समझ गए? ये कॉन्सेप्ट चलता है जब भी आपका बोन कहीं अगर काम करे तो। जितना नेचर में ऐसा बॉडीज या ऐसा सिस्टम आपको दिखाई देता है जिसको आप एक बार डिफॉर्म करें तो अपने शेप को रिगेन करने का कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। नेचर में हर सब्सटेंस के बनने के पीछे का कहानी, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो कहानी यहां देखो, तब तुमको है ना एक चैप्टर बहुत अच्छे से है ना आराम से समझ में आएगा। ये तुम्हारे किसी सब्सटेंस के बनने वाला, किसी सब्सटेंस को बनाने वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और ये एक दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। एक चीज का आंसर दीजिए, इतना बेसिक कि शायद तुमको नहीं है, इतना बेसिक बताओ, आयरन के एटम का फिजिकल स्टेट क्या होता है? लोहा का कोई एटम है, उसका स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सब गैस। एटम कभी भी लिक्विड या सॉलिड हो ही नहीं सकता, चाहे वो आयरन का ही एटम है लेकिन है गैस। एटम मतलब एक दूसरे से बहुत दूर, समझे, वो इकट्ठा होके फाइनली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
लेकिन जब हम किसी चीज के एटम का बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का बात करते हैं जो एक दूसरे से काफी 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 दूर होता है, वो हमेशा गैस होता है। मान लो जैसे कोई सब्सटेंस बनाना है, ये उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, गैस फॉर्म में है, दूर दूर है, इसको आप नजदीक ला रहे हैं। जब आप इसको नजदीक ला रहे हैं तो देख क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। करेक्ट है? जब आप इन दोनों के बीच के सेपरेशन को घटाते जा रहे हैं तो ग्राफिकल एनालिसिस शो करता है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स सेपरेशन के साथ इस तरह का ग्राफ फॉलो करता है। ऊपर का फोर्स है अट्रैक्टिव और नीचे का फोर्स है रिपल्सिव, उल्टा हो गया। नीचे का फोर्स है अट्रैक्टिव और ऊपर वाला फोर्स है रिपल्सिव। ओके, एक पॉइंट आपको दिखता है जहां एवरेज अट्रैक्शन और रिपल्सन बैलेंस हो गया है और यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू हो गया 0। करेक्ट है? इसी के लिए क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाइएगा सेपरेशन के साथ तो वो ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है? ये नेचर में किसी भी सब्सटेंस के बनने के पीछे का सबसे फंडामेंटल लॉजिक है, फोर्स और एनर्जी का वेरिएशन। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ नजदीक आके सॉलिड या लिक्विड या गैस का फॉर्मेशन करना चाहता है तो व्हेन दे आर कमिंग क्लोज द अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर वैलिंग इन दिस वे, एट सम सेपरेशन r नॉट नेट फोर्स बिकम्स 0 और उसी सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, फोर्स 0 पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, कौन सा इक्विलिब्रियम? कस के बोलो, एकदम सही बोला कस के। स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तीन तरह का, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। हर किसी में फोर्स 0 होता है, लेकिन फोर्स 0 के साथ अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फोर्स 0 के साथ अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और फोर्स 0 के साथ अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ फोर्स 0 के साथ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, मान लीजिए वो सॉलिड बन गया, मान लीजिए वो सॉलिड बोलना गलत है, सपोज वो सब्सटेंस बन गया और वो जिस फेज में भी है उनके बीच में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का सेपरेशन r0 है, ये उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है? अब तीन सब्सटेंस लेते हैं जो रूम टेम्परेचर पे तीनों स्टेट आप जानते हैं। हाइड्रोजन गैस होता है, बोलो गैलियम, हाँ गैलियम कैसा होता है? लिक्विड होता है। और मान लो आयरन सॉलिड। ठीक है? मर्क्यूरी भी आप ले सकते हो, लिक्विड होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप तीनों का गैसियस फेज लो, एटम्स एक दूसरे से दूर, सबका एटम, सबको कलेक्ट करो, हाइड्रोजन को कलेक्ट करो, फिर उसके बाद मर्क्यूरी को कलेक्ट करो, फिर उसके बाद आयरन को कलेक्ट करो। ये R0 हर केस में अलग अलग जगह आता है। हाइड्रोजन के केस में R0 स्टेबल इक्विलिब्रियम गैसियस फेज में ही आ जाता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा रूम टेम्परेचर पे गैस है। समझ गए? मर्क्यूरी के केस में जब मर्क्यूरी लिक्विड बन जाता है तब ये R0 आता है। R0 जब अचीव किया ना तब तक मर्क्यूरी लिक्विड बन गया। नजदीक आते जाएगा तो देखिए गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है? तो ये R0 उस समय अचीव हुआ जब वो लिक्विड फेज में था, इसलिए मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। आयरन के केस में एटम को इतना नजदीक आना पड़ता है कि वो गैस, लिक्विड को पार करते करते सॉलिड बन जाता है, तब R0 अचीव होता है। इसलिए आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे? गैस या सॉलिड फेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो आप मान के चलिए सॉलिड पे बात। ठीक है? अब मान लीजिए जैसे आपके पास, सपोज आपके पास आयरन का एक रॉड है। ठीक? ये आयरन का रॉड, एटम्स के बीच का सेपरेशन R0, ये मेरे हाथ में आयरन का रॉड है। हम इसको खींचे, तो जब हम इसको खींचे तो एक्चुअली जो एटम्स के बीच का सेपरेशन R0 था, हम खींच के उनको थोड़ा अलग कर दिए। जब हम उसको अलग करेंगे, जब हम उसको थोड़ा सा उनके बीच के सेपरेशन को बढ़ाने का कोशिश करेंगे बाहर से, तो जैसे ही तुम डिस्टेंस को बढ़ाएगा, देखो तुम अट्रैक्शन वाला भी चला जाएगा। यहां देख रहा है ग्राफ, ये नीचे चला गया, अट्रैक्शन में चला गया, मतलब ये खुद ही अपने आप को अट्रैक्ट करके
उसी पोजीशन पे लाना चाहता है जहां से तुम उसको हटाया, वापस से वहीं जाना चाहता है जहां से तुम उसको हटाया। ठीक है, रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं मतलब इसको ऐसे दबा, जब हम दबा दिए तो एटम्स के बीच के सेपरेशन को कम किए, जब आप एटम्स के बीच के सेपरेशन को घटा दें R लेस देन R0, तो आप देखो सेपरेशन को कम करोगे तो तुम रिपल्सन में चले जाओगे ऊपर, मतलब दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, ताकि फिर से हम लोग वहीं पहुंच जाएं जहां से आए। अरे भाई इतना छोड़िए ना दूर दराज का बात, इतना थ्योरी छोड़िए, आप अपने पेन को ही खींच के और कंप्रेस करके देख लीजिए कि वो आपको किधर धकेलता है। आप जब पेन को अंदर धकेलिएगा पेन आपको बाहर धकेलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप पेन को अंदर धकेल रहे हो, देखिए बाहर धकेल, करेक्ट है। आप जब पेन को बाहर खींच रहे हैं, देखो अंदर अंदर खींच रहा है। आप जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे हम इसको खींच रहे हैं, मेरा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो हमको अपने शेप और साइज को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर होना चाहता है, जहां से आप हटाए वहीं जाना चाहता है। Such kind of property of any substance due to which it have tendency to regain its original shape and size once deforming force is removed. स्प्रिंग खींचिए, आप रखे हैं यहीं तक, स्प्रिंग भी यहीं रहेगा, वो हमेशा चाहता है अपना शेप, जैसे ही तुम छोड़ा फिर से वहीं। Once deforming force is removed, body have tendency to regain its original shape and size, and such property is called elasticity. इलास्टिसिटी खाली मेटल में नहीं है, आपको इलास्टिक बोलते हैं तो आपको स्टील याद आता है, रॉड याद आता है, छड़ याद आता है, ये सब। इलास्टिसिटी नेचर के हर बॉडी के अंदर लगभग है। यू नो दैट योर स्किन इज आल्सो इलास्टिक, आपका स्किन इलास्टिक है, आप उस पे है ना ऐसा चींटी काटो, छोड़ोगे फिर से वो शेप साइज रिगेन करेगा। आप अपने फिंगर को थोड़ा ट्विस्ट किए, छोड़े, फिर से शेप और साइज रिगेन कर लिया। कान को हटो, छोड़ो, फिर से शेप और साइज रिगेन कर, दे ऑल आर इलास्टिक। बट ये है कि एज टाइम प्रोग्रेस तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो इलास्टिक नेचर है वो कम होते जाता है। जैसे आप अपने बॉडी पे डिफॉर्मेशन क्रिएट किए, छोड़ दिए, तुरंत गायब हो गया। ओल्ड एज आदमी पे करके देखो, वो ऐसे थोड़ा देर रहेगा, फिर धीरे धीरे जाएगा। समझ में आया? उनका बॉडी का इलास्टिसिटी कम हो रहा है। समझ पे आ रहा है? बच्चे लोग में सबसे ज्यादा इलास्टिक है, एज टाइम प्रोग्रेस जैसे जैसे एजेस में बढ़ते जाता है इलास्टिसिटी रिड्यूस होते जाता है। ठीक है, एक दिन में नहीं घट जाएगा, आज के नहीं हुआ कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इट टेक्स टाइम। इलास्टिसिटी इसको कहते हैं। अब ये है हमारे पास एक रॉड, देखो ये सब चीज समझा दें फिर एक बार में लिखाएंगे। मान लो ये है, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन एक लिमिट तक हो सकता है, अगर उससे ज्यादा डिफॉर्म करेंगे टूट जाएगा। जो भी आप इलास्टिक बॉडी देखते हैं उसमें इलास्टिसिटी का एक सर्टेन लिमिट होता है, अगर उससे ज्यादा आप डिफॉर्मेशन क्रिएट कर दीजिएगा तो बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाता, अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, उसको आप इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आपके बोन में भी एक इलास्टिक लिमिट, आप यहां से जंप किए वो इलास्टिक लिमिट के अंदर था तो डिफॉर्म हुआ, सीधा हो। लेकिन जब आप एक सर्टेन हाइट से जंप किए तो देखिए हुआ क्या, डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट पार करके टूट गया। ठीक है, दैट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो इलास्टिसिटी के अंदर आता है, जहां बॉडी आपका ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेता है, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब इतना ज्यादा बात हो गया इलास्टिसिटी पे। क्या नेचर का हर सब्सटेंस इलास्टिक ही होता है? जरूरी नहीं, कुछ सब्सटेंस प्लास्टिक नेचर का होता है। प्लास्टिक जैसे बेस्ट एग्जांपल च्युइंगम, च्युइंगम को खींचेगा जिस शेप में जैसे है वैसे ही रहे। ठीक है, दैट टाइप ऑफ बॉडी जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने का टेंडेंसी शो नहीं करता, उसको कहते हैं प्लास्टिक। समझ गए? एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, आपको ऐसे पढ़ाया जाता है, यही तरीका है पढ़ने का। नेचर में कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन कर ले, और कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपने शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन करने का टेंडेंसी ना शो करे। परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक ये दोनों आइडियल कंडीशन है
नहीं होता है। तो बोले सर देखिए ना सर, आप है ना अपने स्किन को ऐसे कीजिए, छोड़िए, देखिए अपना पूरा शेप और साइज कंप्लीटली रिगेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। सर आप फिंगर को ऐसे करते हैं, फिर देखिए ये अपनी जगह पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो परफेक्टली इलास्टिक हुआ ना सर? नहीं, इलास्टिसिटी का यहां भी लॉस हो रहा है और वही लॉस तुमको 60-70 साल के बाद दिखता है, एक दिन में नहीं दिखता। 0.00001% का लॉस हो रहा होगा, ठीक है, वो तुमको लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। 50 साल 60 साल के बाद आपको वो चीज समझ में आती है कि हाँ इलास्टिसिटी का नुकसान हुआ, ठीक है, नुकसान होता है, बट द रिडक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल इन केस ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी एंड समथिंग, तो वो जनरल लाइफ में पता नहीं चलता। बात समझ गए? ठीक है, तो चैप्टर में हम लोग इसी इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इतना फिगर बनाने का जगह छोड़े, पहले ये सब लिख लें, फिर देखते हैं। फोन चलाने का क्या होता है ना, ऐसे ही अकड़ जाते लिखा नीचे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ELASTICITY, इलास्टिसिटी लिखना। that property of any substance, that property of any substance due to which, that property of any substance due to which it have tendency to regain its, it have tendency to regain its original shape and size, tendency to regain its original shape and size when deforming force is removed, when deforming force is removed, comma, is known as elasticity, comma, is known as elasticity. पैराग्राफ चेंज करते हैं, नीचे that maximum deformation up to which, that maximum deformation up to which when deforming force is removed, when deforming force is removed, comma, body have tendency, body have tendency to regain its, body have tendency to regain its original shape and size completely, original shape and size completely, comma, is known as, comma, is known as elastic limit, original shape and size, comma, is known as elastic limit. अगला लिखो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी लिखो that property of any substance, that property of any substance due to which, that property of any substance due to which it does not shows tendency, it does not shows tendency to regain its original shape and size, does not shows tendency to regain its original shape and size, regain its original shape and size, comma, is known as plasticity. ठीक है, अलग से स्टार मार्क देके लिखना। practically
all bodies lies between perfectly elastic and perfectly plastic behavior. Perfectly elastic and perfectly plastic behavior. ठीक है, ध्यान से आगे सुनिए। सबसे पहला टेक्निकल वर्ड आपके सामने, अब दैट फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस। कोई भी बॉडी को जब आप उसके ओरिजिनल शेप और साइज से डिफॉर्म करते हैं तो आपके डिफॉर्मिंग फोर्स को काउंटर करने के लिए, वर्ड्स पे ध्यान, आपके डिफॉर्मिंग फोर्स को काउंटर करने के लिए, अपने शेप को उसी तरह मेंटेन रखने के लिए बॉडी के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। आप खींचिएगा वो अंदर खींचेगा, आप धकेलिएगा वो बाहर धकेलिएगा, ठीक है, ताकि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को बनाए रखें। जो बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होता है उसको आप कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो, हम तुमसे एक चीज पूछते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लो हम इसको अपने हाथ से 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो इसके अंदर कितना न्यूटन डेवलप? 10 न्यूटन। तो हमेशा ध्यान रखना, रिस्टोरिंग फोर्स को मेजर करना मुश्किल होता है, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स को मेजर करना आसान है। जैसे ये फैन जो है वो 5 केजी का है, रॉड के ऊपर हैंग है, तो फैन का मास 5 केजी सुन के हमको पता चल गया 50 न्यूटन से इसको नीचे खींचा जाए। अब अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स भी 50 होगा, उसको मेजर नहीं कर सकते हम, कोई मशीन लगा के उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन mg मेजर कर सकते हैं आराम से। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस इज बाय डेफिनेशन रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट फॉर सिंपल कैलकुलेशन इट इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। है क्या? रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी के अंदर डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, उसको स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? देखो डेफिनेशन, स्ट्रेस कैसे लिखना? restoring force per unit area acting in any body, restoring force per unit area acting in any body is called stress, देखो यार, ये हमारे पास एक रॉड है, इधर से पकड़ के बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, यह है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो भाई इसको काउंटर करने के लिए अंदर में डेवलप है रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू restoring force per unit area, but this stress is measured as deforming force per unit area. So force per unit area F by A सिंपल। तो इसका दो चीज याद रखें, एक है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर वाला, और एक है इसका डायमेंशन। बोलो प्रेशर का डायमेंशन बोलो। ml - 1 t - 2 ml - 1 t - 2, ठीक है, ml - 1 t - 2 ये इसका स्ट्रेस का यूनिट और डायमेंशन। बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रेस 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का, ठीक है। स्ट्रेस को देखो, यहीं पे लिख रहे हैं हम। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है। सेकेंड वन इज नॉर्मल स्ट्रेस।
थर्ड इज शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले दिन है ना ऑलमोस्ट मतलब हम बोल रहे हैं कि चैप्टर का है ना 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा अगर हमको पूरा पढ़ाने के लिए मिल जाए तो। ये वाला सेक्शन का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फॉर्म तो नोट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड।